हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का एसएसटी का इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो यूपी बोर्ड का हम लोग इंग्लिश मीडियम में करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चंस जिसको बोल सकते हैं, जो हमारी कंप्लीट एसएसटी की मैराथन होने वाली है, जिसको हम लोग सिंपली मैराथन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है, बिहार यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का हमने करवाया था और उससे अधिकांश क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था। यूपी बोर्ड के बच्चे लोग ने फिर हमें कमेंट किया, तो हम लोग भी यूपी बोर्ड का एक सीरीज लेके आ गए हैं। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम लोग 50 का एमसीक्यू का फोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आता है कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, इसके नोट्स जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे। इसके नोट्स सर आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ऐप पर कैसे लेने हैं तो उसके पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड कर लेना कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आपका, वो डाउनलोड कर लेना। ठीक, चलिए तो और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है, सिंपल है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऐप की स्क्रीन पर। हम लोग आ गए हैं ऐप की स्क्रीन पर और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विलो एजुकेशन आपका यहाँ पर होम पेज खुल गया है। तो सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ आप लोग को पढ़ लेना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है बिहार बोर्ड और नीचे में इसका जस्ट है यूपी बोर्ड। ठीक है, इसके नीचे जस्ट है यूपी बोर्ड। अब जो जो मैंने पढ़ाया है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है ना। वहाँ पर आपको सिंपल से बिहार बोर्ड की एक सेक्शन आएगी, बस उसमें आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो नोट्स लिखाएगा, नोट्स इन नॉट फाउंड इन ओनली ऐप, तो ऐसा कुछ लिखाएगा। तो इसलिए आपको ऐप की डाउनलोड करने की ज़रूरत है अगर नोट्स लेना है तो। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चल बिहार बोर्ड का यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। चलिए इसको बिहार बोर्ड वाला एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस क्लिक बटन को क्लिक करके बाद आप लोग बिहार बोर्ड वाले पेज पे खुल के आ जाओगे। उसके बाद आप लोग को जस्ट स्क्रॉल करना है। अगर आप लोग को क्लासेस लेना है तो प्लीज़ इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, और नीचे दिया हुआ है नोट्स, और नोट्स अगर लेना है आपको तो क्लिक हेयर नीचे करेंगे। ठीक है, जस्ट अगर हम लोग यहाँ पर मान लो क्लिक हेयर करते हैं नोट्स के लिए, तो बस एक पेज खुल जाती है नोट्स की। ठीक है, पेज खुल जाती है नोट्स की। तो हालांकि पहले वाली जो प्रोसेस थी वो शॉर्ट थी, इस बार लॉन्ग हो गई है कुछ कारण की वजह से, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड को भी स्टार्ट करवा दिया है, जिसके कारण से मुझे पेज को अलग अलग बनाना पड़ा ऐप में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर जस्ट नीचे एग्जाम स्प्रिंग, यहाँ पर सारे नोट्स आ गए, अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक बार डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको। यस, है ना, मान लो यहाँ पर मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक किया और मुझे यहाँ पर लोडिंग लेके बटन सिंपल ही दिखा रहा है। ठीक है, बटन सिंपल ही दिखा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके नोट्स खुल जाएंगे। सिंपली आप लोग देख सकते हैं सारे नोट्स जो मैंने करवाए होंगे वो सारे नोट्स खुल जाएंगे। आपको बस जस्ट बैक जाना है। ठीक है, जस्ट क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक आते आते आपको ऐड दिखेगा, तो ऐड का नो थैंक्स करेंगे। ठीक है, सिंपली उसके बाद आपको जस्ट फिर बैक आना है। आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक है, इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक, तो इस होम बटन पर आपको क्लिक करके आप लोग होम बटन में डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, चलो तो यूपी बोर्ड वाला भी दिखा देता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले की नोट्स अवेलेबल करा दी गई है। यहाँ पर क्लास 10 इंग्लिश मीडियम क्लिक हेयर करेंगे तो क्लिक हेयर आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्लिक हेयर करने के बाद वही प्रोसेस रहेगी, क्लासेज एंड नोट्स। क्लासेस का बटन कहाँ है सर? तो क्लासेस का बटन नीचे होगी, देखिए यहाँ पर है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लासेस का अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आप लोग को नोट्स क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चले तो ये थी हमारी प्रोसेस। और अच्छा, इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स की सेक्शन ओपन हो जाएगी। सिंपली नो थैंक्स करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, सॉरी एड यहाँ खुल जाएगी। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते तो नो थैंक्स आप लोग को करना है। ठीक है, 10 में जस्ट जाना है आप लोग को। ठीक है, यूपी 10 नोट्स में आ गए हैं। तो सबसे पहले एग्जाम स्पेशल नोट्स ही हम लोग का चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को सारे दी जाएंगे। टॉप 50 एमसीक्यू नोट्स अभी दे दी जाएगी और नई लिंक एक्टिविटी आप लोग को करा दी जाएगी। ठीक है, और जो भी आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उसके भी नोट्स आपको यहीं सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, चले तो अब हम लोग बिना देरी के लिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
तो होप गाइस आप लोग ने देख लिया है कि नोट्स कहाँ पर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहला बात हो रहा है सूरत एंड हुगली वेयर रिप्लेस्ड विथ। हमारी जो सूरत और हुगली आज किस नाम मतलब किसके जगह पर नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। सूरत एंड हुगली वेयर रिप्लेस्ड विथ, तो बॉम्बे और उड़ीसा होगा, क्या होगा इसका जल्दी से आंसर दीजिए। बॉम्बे और उड़ीसा होगा, बॉम्बे कलकत्ता, मसूलीपट्टनम कलकत्ता। देखिए सबसे पहले सूरत को तो पहले हम लोग बॉम्बे ही बोलते थे, ठीक है। तो हम लोग का मसूलीपट्टनम और कलकत्ता हुआ खत्म, नन ऑफ द अबव खत्म, ठीक है। तो उड़ीसा और कलकत्ता बचा, हुगली को भी हम लोग कलकत्ता बोलते हैं। तो बॉम्बे और कलकत्ता को रिप्लेस्ड किया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चले आगे, यस। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत अधिकतर पूछे गए हैं। जिस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे गए उसी तरह के मैंने आज क्वेश्चंस इसमें लाया है यूपी बोर्ड में, ठीक है। अगर इसकी नोट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर हाँ इस वीडियो में कुछ भी आपको नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फंक्शन ऑफ जॉबर। जॉबर का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? जॉबर का मतलब क्या होता है? बैंक में जो जॉबर रहता है ना, ये क्या करती है, आपको बैंक न्यू रिक्रूट करती है, यानी कि बैंक को इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करने की मदद करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन से आंसर के भी लेके आएँ 2 और 3 मार्क्स के वाले, तो ताकि आप लोग जल्दी से ज़्यादा प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सेटअप इन द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होने वाला है सेठ हुकुमचंद। क्या होगा? सेठ हुकुमचंद जो थे वो आपके कलकत्ता में इंडिया का जूट मिल था वो आपको इस्टेब्लिश करवाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर वेविंग विथ रोप्स एंड पुलीज विच हेल्प टू वीव वाइड पीसेस ऑफ क्लॉथ। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो मैकेनिकल डिवाइस हुई थी वेविंग के यूज करने में, वेविंग मतलब सिलाई के यूज करने में, रॉप से मतलब रस्सी से यूज करने में, और पुलिस से यूज करने में। तो कौन सा वो आपका आंसर हो रहा है? फ्लाई शटल जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड वाले क्वेश्चंस की, जिसका आपको बोर्ड में सहायता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, विच वेयर द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा जो डायनामिक इंडस्ट्रीज़ है ब्रिटेन की 19th सेंचुरी में हुई थी? डायनामिक इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री कौन सी थी? तो वो थी आपकी कॉटन एंड मेटल, ठीक है। तो मेटल और शुगर नहीं मार देना, बहुत बच्चे मेटल और शुगर मार देते, तो ऐसा नहीं आप लोग करेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विक्टोरियन ब्रिटेन द एरिस्टोक्रेट्स एंड बॉर्जियस प्रीफर्ड हैंडमेड गुड्स। क्या इसका बोल रहा है? इसका मतलब है कि विक्टोरियन ब्रिटेन ने जब इन विक्टोरियन ब्रिटेन अरिस्टोक्रेट्स जब हुआ था और बॉर्जियस प्रीफर्ड जो हुआ था, वो कैसे गुड्स को प्रीफर करते थे? तो वो सिंबलाइज करते थे रिफाइनमेंट एंड क्लास को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वीवर्स एट द अर्ली 19th सेंचुरी। कौन सा इसमें से इंडियन वीवर्स का प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग को इसमें डिस्कस करना है सिंपली सा, ठीक है। चलिए, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्लासेस विद गोमास्तास, उसके बाद है आपका कोलैप्स ऑफ लोकल एंड फॉरेन मार्केट, सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्रीज। तो कौन सा नहीं है प्रॉब्लम हमारे इंडियन वीवर्स का? तो जो सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज जो है ये हमारी इंडियन वीवर्स का प्रॉब्लम नहीं था। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो रही थी, ठीक है। उसके बाद क्लासेस ऑफ गोमास्तास का भी क्लासेस हो रहा था, वो भी ख़त्म होने जा रही थी। कोलैप्स ऑफ लोकल एंड फॉरेन मार्केट, उसके बाद कोलैप्स हो गई मतलब बंद हो गई हमारी लोकल और फॉरेन मार्केट, जिसके कारण से हमारे इंडियन वीवर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हु इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमेन। न्यू कॉमेन के द्वारा जो स्टीम इंजन बनाई गई थी वो इम्प्रूव्ड कैसे हुई थी? इम्प्रूव्ड कैसे हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा इम्प्रूव्ड की गई थी? इसका आंसर देना है, जल्दी से आप लोग बताइए। मार्को पोलो होगा, जेम्स वाट होगा, हाँ क्या इसका आंसर है? हारग्रीव्स, रिचार्ड
राइट है ना। तो कौन सा होगा इसका आंसर आपका होने वाला है जेम्स वाट। ठीक है, इसका आंसर होने वाला है जेम्स वाट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्डिंग इज अ प्रोसेस। कार्डिंग कैसा प्रोसेस है? कार्डिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग कॉटन और ऊल फाइबर्स को प्रिपेयर करते हैं स्पिनिंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद गोमास्तास। गोमास्तास में कौन एसोसिएटेड है, ये जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से इसको कमेंट करिए। ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, अनपेड सर्वेंट, सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होने वाला है डी। ठीक है, जहाँ पर आपका सुपरवाइजर जो थे वो कंपनी को अपॉइंटमेंट देते थे और गोमास्तास को रिलेट करते थे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी डोमिनेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कौन सा मैनेजिंग एजेंसी है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाना चाहती थी? तो कौन सा नहीं है, सॉरी कहीं कौन सा यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, एकदम अच्छे तरीके से कमेंट करेंगे ताकि सबको लगे हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। ठीक है, एल्जिन मिल्स, इसका आंसर क्या होगा? एल्जिन मिल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंट्रोडक्शन ऑफ विच न्यू टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड एंजर्ड वुमेन, है ना, एंजर्ड वुमेन। तो कौन सा होगा इसका आंसर? आप लोग अच्छा आराम से देख सकते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में हुआ था वुमेन के बीच में, वुमेन यानी कि औरत लोग के बीच में कौन सा इन्वेंशन हुआ था जो इंग्लैंड में बहुत फेमस हुआ था? तो उसका आंसर होगा, उसका आंसर होने वाला है स्पिनिंग जेनी। कौन सा होगा? स्पिनिंग जेनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। और विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंशिएंट नेम ऑफ टोक्यो। तो टोक्यो का कौन सा नेम था आपका, ये आपको डिस्कस करना है बस। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टोक्यो का पुराना नाम था ईडो। क्या नाम था? ईडो, है ना, ईडो नाम था। ठीक, होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट वेयर लो प्राइज्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स कॉल्ड इन फ्रांस। अच्छा, लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स जो प्रिंट होती थी पुअर क्वालिटी पेपर से, जो बाउंड होती थी चीप ब्लू कवर से, उसको फ्रांस में क्या कहते हैं? चैप बुक्स, अल्मांसेस, बिब्लियोथेक, ब्लू ब्लाट्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो बिब्लियोथेक ब्लू होगा। ठीक है, इसका नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है इसीलिए आप लोग देख के भी मार के आ जाओगे। ठीक है, विच religious reformer was responsible for the Protestant Reformation। कौन सा आंसर होगा? ये आप लोग भी आराम से दे जा सकते हैं आंसर। ठीक है, तो कौन से रिलीजियस रिफॉर्मर थे जो हमारी रेस्पॉन्सिबल थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के लिए? तो मार्टिन लूथर थे। कौन थे? मार्टिन लूथर। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, चले द वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज मॉडल्ड ऑन। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट मॉडल किससे? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अमेरिकन प्रेस लॉ, इरिश प्रेस लॉ, कौन सा? चाइनीज प्रेस लॉ, जर्मन प्रेस लॉ, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से इसमें से कमेंट करिए। इसका आंसर होने वाला है इरिश प्रेस लॉज। ठीक है, इरिश प्रेस लॉज। चूज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। तो ओल्डेस्ट जापान का जो बुक है उसे हम लोग कहते हैं डायमंड सूत्रा। क्या कहते हैं? डायमंड सूत्रा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आती है आपकी बिहार मतलब यूपी बोर्ड में, प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। ठीक है, चलिए स्टार्टेड टू एडिट द बंगाल गैजेट वीकली इन 1780, है ना। कौन बंगाल गैजेट वीकली 1780 में स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर होने वाला है आपका जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी। देखो गैजेट वीकली है ना, तो वीकली बंगाल गैजेट वीकली, तो कौन एडिट किया था, इसको स्टार्ट किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रास सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी का कौन आपका जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें से आप लोग को बताना है। अमर जिंदगी होगा, अमर ज्योति होगा, अमर जवान होगा या फिर अमर जीवन होगा? कौन सा एक बार इसका आंसर जल्दी से एक बार कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका अमर जीवन। ठीक है, अमर जीवन। ठीक, चलिए द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी जो है वो ग्रीस के इंडिपेंडेंट नेशन में कौन रिकॉग्नाइज हुआ था? कौन सा है? तो उसका आंसर होने वाला है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वीवीआई है, हाँ वीवीआई जिसको बोलते हैं,
भी आई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन। तो कौन सा इसका आंसर होगा? 3 wars का 7 साल में कहाँ हुए थे, इसके बारे में, एंड कहाँ हुए थे, सिंपली एंड कहाँ हुए थे, ठीक है। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा प्रूसियन विक्टोरी, ठीक है। प्रूसियन विक्टोरी हो गया था, तब वहाँ पर एंड हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ। लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन जो थी वो किसके अंडर में थी? सिंपली आंसर हो जाएगा इसका ऑटोमन एम्पायर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हु वाज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किसके रेस्पॉन्सिबल में था? तो बिस्मार्क के रेस्पॉन्सिबल में था, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। चले, वो बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो यूनाइटेड इटली का कौन किंग बना ये आप लोग को बताना है 1861 में। तो विक्टर इमैनुअल जो थे वो किंग बने थे, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट मोस्टली हैज़ लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो किसके पास लेटराइट सॉइल ज़्यादा थे, कौन सा स्टेट्स के पास? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है उसका जो लेटराइट सॉइल है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके पास। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ रीन्यूएबल रिसोर्स। देखो, रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो रीन्यू हो जाए, है ना, जो रीन्यू हो जाए। तो हम लोग का यहाँ पूछा है नॉट रिन्यू, तो नॉट और रिन्यूएबल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यू। वो रिन्यू नहीं होगी तो कौन रिन्यू नहीं? कि सोलर एनर्जी रिन्यू होती है, विंड एनर्जी रिन्यू होती है, फॉरेस्ट रिन्यू हो जाती है, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देरी के बाद होती है, जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं या रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। तो कौन सा रिसोर्सेज है जो यूटिलाइज्ड हो सकता है, सॉरी, एक रीजन में पा सकता है लेकिन यूटिलाइज्ड नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो कौन सा मेन रीज़न है ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस से? तो इसका आंसर आप लोगों को बता देना है जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, मेन रीज़न पूछ रहा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का, है ना। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज तो होगा नहीं, इसका एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा इनडिस्क्रिमिनेशन। हम लोग मतलब बिना कुछ समझे भी हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन सोलर एनर्जी बी कैटेगराइज्ड। तो ये फ्लो रिसोर्स किसके में सोलर एनर्जी जो है वो किसे क्या बोल सकते हैं, किस में कैटेगराइज्ड है? ह्यूमन मेड रिसोर्स जी नहीं, नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स जी नहीं, एग्जॉस्टिबल नहीं। सर क्या होगा इसका आंसर? फ्लो रिसोर्स, ठीक है, फ्लो रिसोर्स। व्हाट इज़ द लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक नोन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्चर लैंड, पास्चर लैंड, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स और हॉरिजन्स नोन एज। तो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल, ऐसा सॉइल का अरेंजमेंट जहाँ पर हॉरिजन्स बन जाए, लेयर्स बन जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चे में पढ़े, 7-8 में भी पढ़े हैं आप ये सब क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन में कौन नहीं हेल्प करता है? कॉन्टूर प्लॉफिंग, स्ट्रीट क्रॉपिंग, क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स और डाउन द स्लोप्स। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा प्लफिंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको भी, और इस क्वेश्चन का जो भी अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं तो उनका तैयारी एकदम मस्त है, एकदम अच्छे। अगर जो नहीं दे पा रहे तो उनको तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। लेटर विच मीन्स, लेटर का मतलब क्या होता है लेटराइट में? तो उसका मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक मतलब ईटा, ठीक है। ईटा जानते हैं ना, ईटा, यस, इसी को ब्रिक को बोलता है ईटा, ठीक है। Which of the following crops are grown with the onset of the monsoons and harvested in the month of September October?
कौन सा क्रॉप है जो आपका हार्वेस्ट होता है कहाँ से, सर एक मिनट, क्रॉप्स जो है ग्रोन होता है ऑनसेट ऑफ मंथ्स और हार्वेस्ट हो जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। क्या हो जाएगा, खरीफ। ठीक है, बात होगी आप लोग को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्रूट और वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन जो होता है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन, अच्छा इसका एक बार और क्वेश्चन आता है कि इसको यूज कौन करता है, इसको यूज कौन करता है, तो इसको यूज कौन करता है, जो बंजाराज होते हैं, बंजाराज है ना, बंजाराज लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एनुअल क्रॉप, एनुअल क्रॉप कौन है इसमें से, शुगर केन, कॉटन, जूट, कुकम्बर। देखो कॉटन, जूट, कुकम्बर जो है वो मंथली हो जाते हैं, लेकिन ये एनुअल नहीं, मंथली इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेकिन शुगर केन जो है वो एनुअली है, जिसको हम लोग टिक मार के आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खंडासरी, मोलासेस। तो कौन सा इसका आंसर होगा, लिनसीड। ठीक है, मेन सोर्स है लिनसीड, जगारी, खंडसारी और मोलासेस का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया का फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का कि हर सारे पीपल को इसको अफोर्डेबल कर सकें प्राइस को। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिटीज कंस्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रुसल्स। तो कौन सा कम्युनिटीज़ जो है कंस्टिट्यूट करती है मेजोरिटी इन ब्रुसल्स, तो फ्रेंच स्पीकिंग जो है ब्रुसल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना आप लोग इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग। तो कौन सा ये पावर शेयरिंग के लिए वैलिड नहीं है, तो मेजोरिटेरिज्म ये पावर शेयरिंग में वैलिड नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है। ठीक है, टू रिड्यूस टेंशन, टेंशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ही करने के लिए पावर शेयरिंग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद हमारा है तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंकन आर कॉल्ड। तो श्रीलंका का तमिल नेटिव्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रीलंकन तमिल जो वहाँ पर बसे हुए रहते हैं ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल, टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वोट्स, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए की जाती। ठीक, एकदम अच्छे से तरीके से समझ में आया है आप लोग को। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड बिटवीन 1917 एंड 1993 इज, क्या होगा इसका आंसर। तो कितनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम में अमेंड हुई है, तो 4 बार, 4 टाइम्स हुआ है जो अमेंड हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट वन ऑफ द इनिशियल डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तो कौन सा जो है इनिशियल डिमांड्स वाज नॉट वन ऑफ द, है ना, नहीं है आपका इनिशियल डिमांड्स, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए एकदम अच्छी तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल और ईलम बोल सकते हैं, तमिल ईलम स्टेट, है ना। चलिए, तो ये सब जो है ना वो हमारी इनिशियल डिमांड्स है श्रीलंकन तमिल्स के, लेकिन ये जो है क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट तमिल ईलम ये नहीं था। ठीक है, चलिए, व्हाट इज मीन बाय कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। व्हेन स्टेट पावर जो होती है वो इस्टेब्लिश कर देती है डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, तो जिसको हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर होने वाला है, ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का फॉर्मल सोर्सेज किसमें इंक्लूड कराता है, जल्दी से इसका आंसर जवाब देंगे जल्दी से। बी नंबर, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है कोऑपरेटिव्स को यूज करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is a major reason that prevents the poor from getting loans from the banks? तो absence of collateral security जो होती है ना, ये
मेजर रीज़न है जो पुअर पुअर को लोन्स लेने के लिए बैंक्स में मतलब प्रिवेंट करती है ना। गरीब लोगों को क्या लगता है कि कोलैटरल हो जाएगी, सिक्योरिटी है ना, उसमें सिक्योरिटी नहीं है बढ़िया, जिसके कारण से नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट और लोन प्रीफर्स टू एन अरेंजमेंट बिटवीन। क्रेडिट और लोन जो है वो अरेंजमेंट किसके बिटवीन होता है, लेंडर और ब्रोकर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा यहाँ पर, लेंडर और बोरोवर जो होती है ना, इस पर होती है आंसर। ठीक है, इसका होगा आंसर। ठीक, तो होप आप लोग ने पूरा इस क्लास को देखा है और पूरी क्लास को समझा है। आज इस क्लास में हम इतना ही तक रखेंगे, 50 क्वेश्चन जिसमें डिस्कस किए हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की रिवाइज, एसएसटी की फुल तैयारी करेंगे हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे इंग्लिश मीडियम के वीडियोस हर बोर्ड के क्लास 10 में आते रहते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 9 और 8 सभी के इसमें मैं लाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चले, तो होप आप लोग ने मज़ा किया होगा इस क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।